केशव जी का अमर उजाला संवाद में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। केशव जी, बिल्कुल सीधी शुरुआत करते हैं। चुनाव एकदम चौखट पर हैं, तो आपको क्या लगता है बीजेपी के लिए ताकत वाली क्या चीज़ें हैं और तनाव वाली क्या चीज़ें हैं? देखिए, सबसे बड़ी जो ताकत हमारी है, हमारे संगठन के समर्पित कार्यकर्ताओं की बूथ स्तर तक एक मजबूत संरचना है। जो कार्यकर्ता समर्पित भाव से केवल और केवल एक ही लक्ष्य रहता है कि मेरा बूथ सबसे मजबूत, और इस संकल्प के साथ हमारा जब अभियान शुरू होता है तो वह अभियान केवल इस सीमा तक नहीं रहता है कि हमने कोई बैठक कर लिया, कोई सम्मेलन कर लिया, मन की बात सुन लिया, इस सीमा तक नहीं रहता है, बल्कि हर परिवार के अंदर कैसे संपर्क हो और किस परिवार में हमारे कौन मतदाता हर हाल में किसी भी परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी के साथ मजबूती से खड़े रहेंगे, और कौन ऐसे हैं जो खड़े रहेंगे या नहीं खड़े रहेंगे, बीच वाले होते हैं। तो उन सबको संपर्क करके हम लोगों का एक ही लक्ष्य रहता है कि मेरा बूथ सबसे मजबूत। ये हमारी ताकत है, और जिसके पास बूथ स्तर तक संगठन की ताकत है, बूथ जीता तो विधानसभा जीता, विधानसभा जीता तो उत्तर प्रदेश जीता, उत्तर प्रदेश जीता तो सरकार बनाया। सवाल का दूसरा पार्ट था तनाव। तनाव के कौन से? तनाव का कोई ऐसा मेरे ध्यान में नहीं आता विषय, क्योंकि लगातार 2024 के लोकसभा चुनाव में जो विपक्ष के हमारे दलों ने एक दुष्प्रचार किया, संविधान खत्म कर देने का आरोप लगाया, आरक्षण खत्म कर देंगे ऐसा प्रचार किया, इसके कारण उनकी सीटें उत्तर प्रदेश के अंदर लोकसभा चुनाव में कुछ बढ़ गई। लेकिन जैसे ही हमारे नंबर देश की दृष्टि से भी और उत्तर प्रदेश की दृष्टि से घटे, उसके तत्काल बाद 2024 में ही हरियाणा विधानसभा का चुनाव हुआ, और उस चुनाव को बहुत बड़े बहुमत के साथ इस बार हमने जीता। तनाव जो था वो ख़त्म हो गया वहीं से। फिर महाराष्ट्र जीता 3/4 बहुमत से, और एकदम स्मूथ हो गए। फिर उसके बाद दिल्ली प्रदेश 27 साल बाद जीत लिए, और अनुकूलता हम लोगों को महसूस हुई। इसके बाद बिहार में हम लोगों ने चुनाव जीता, तो उसके कारण और अनुकूलता हुई, और अभी तो पश्चिम बंगाल जीत लिया है, तो तनाव का तो कोई रास्ता बचता नहीं है। आसाम में भी तीसरी बार हमारी सरकार बन गई है, पांडिचेरी में दूसरी बार सरकार बन गई है। तो विजय यात्रा चल रही है, लेकिन परिश्रम में कोई कमी नहीं है। जो लक्ष्य सिद्धि के लिए कि देश के 80% भूभाग पर आज भाजपा और एनडीए सत्ता में है, जो 20% बचा है उसमें से कुछ भाग हम लोगों को उम्मीद है कि अभी 2027 के जब विधानसभा चुनाव होंगे, यूपी उत्तराखंड तो हमारा है, लेकिन इस बार लग रहा है कि पंजाब और हिमाचल भी हमारा हो जाएगा। तो भूभाग जो है अभी जो 80% है वो 90% हो जाएगा। अभी कुछ देर पहले अखिलेश यादव जी इसी मंच पर थे, और वो पिछले लोकसभा चुनाव के नतीजों के हवाले से पूर्वांचल और बाकी जगह के आंकड़ों का हवाला देते हुए बड़े कॉन्फिडेंट साउंड कर रहे थे कि इस बार शायद वो बहुत अच्छा कुछ मुकाम हासिल करेंगे। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि उनको एक कमज़ोर विपक्ष अगर आप मान रहे हैं तो वो एक दंभ वाली बात होगी? देखिए, जब वो 2024 के चुनाव के परिणाम की बात करते हैं तो निश्चित तौर से उनको लगता होगा कि हम 2024-2027 तक स्थापित रख पाएंगे। तो यह मैं मानता हूं कि समाजवादी पार्टी के हर नेता की गलतफहमी है। 2024 के बाद गंगा जी में बहुत पानी बह गया, और जिनके समर्थन में श्री अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी खड़ी हुई, चाहे वह आरजेडी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे टीएमसी हो, सब चारों खाने चित्त हो गए। और हम लोग तो खुशी से झूम रहे हैं, क्योंकि अयोध्या में रामलला की जन्मभूमि पर 500 साल बाद भव्य मंदिर बन गया है, और आज़ादी के बाद पहली बार जो हमारे आदरणीय पुरुष हैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की जन्मभूमि पर भाजपा की सरकार बन गई है। क्या इस बार भी चुनाव में मुद्दा अयोध्या होगा? मुद्दा तो अयोध्या कभी न था, न है, न रहेगा। मुद्दा तो एक ही है कि हम अगर सबका साथ सबका विकास करेंगे तो सबका समर्थन हमें मिलेगा। मैं नारा लगाया करता था कि 100 में 60% वोट हमारा है,
40% में बंटवारा है और बंटवारे में भी हमारा है, लेकिन अभी जो रिजल्ट आया उसमें 80% हमारे पक्ष में आ रहा है और 20% बाकी लोगों के साथ जा रहा है। तो मेरा नारा छोटा पड़ गया है, जनता का आशीर्वाद उससे ज़्यादा मिल रहा है। केशव जी, जब भी उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात आती है तो जाति ऐसा फैक्टर है जिसके बिना शायद कोई बात शुरू या ख़त्म नहीं होती है। आपको ये थोड़ा लंबा सवाल है मेरा, आपका क्या पर्सनली मानना है कि ये कितना सही और वाजिब है? दूसरा, क्या आपको लगता है कभी ऐसा वक्त आएगा, जैसे अब हम बदलती हुई पॉलिटिक्स, जेन ज़ी का इंटरफेरेंस देख रहे हैं, कि कभी उत्तर प्रदेश से जाति की राजनीति ख़त्म हो जाएगी? देखिए, जातिवाद की राजनीति करने वाले आप देख लीजिए, चाहे किसी भी प्रदेश में हो, अब उन जातिवाद की और परिवारवाद की इस राजनीति का लगभग अंत समय आ गया है। यह सही है कि जातियां समाज में हैं और अगर हम जातियों के अनुसार समाज में अगर लोग हैं और उनको हम हिस्सेदारी नहीं देंगे, उनको स्थान और सम्मान नहीं देंगे, तो निश्चित तौर से वह जाति समाज फिर सोचता है कि मेरी पार्टी ये नहीं है, मेरी पार्टी ये है। हमारी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिस पार्टी में किसी भी जाति का हो, हम जाति की बात नहीं करते, लेकिन किसी भी जाति का हो, वह भारतीय जनता पार्टी की देश की सरकार देख लीजिए, उत्तर प्रदेश की सरकार देख लीजिए, तो आपको दिखाई देगा कि सामाजिक समीकरण का एक शानदार गुलदस्ता अगर कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है, जहां सबको सम्मान, सबको स्थान, सबको पहचान देने का काम किया गया है और आगे भी किया जाएगा। एक बहुत ही सवाल या चर्चा कहें जो हमेशा उत्तर प्रदेश की राजनीति में उठाई जाती रही है, हमारे 2 डिप्टी सीएम हैं और उन दोनों को लेकर बहुत ज़्यादा बातें और चर्चा होती रही है। तो आपको क्या लगता है, आप उसको कैसे अपनी? ये चर्चा 2017 से है। अच्छा। उसके बाद 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ। जो चर्चा कर रहे थे वो कहाँ रह गए और जो चर्चा नहीं कर रहे थे वो कहाँ हैं? 2019 के बाद 2022 का विधानसभा चुनाव हो गया, उसमें भी हम लोग रिकॉर्ड विजय प्राप्त किए और हमारी सरकार चल रही है। 2022 के बाद 2024 का चुनाव हुआ, जिसमें विपक्ष ने जो मुद्दा बनाया, जो बुद्धिजीवी है वो समझता है कि हम तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पुजारी हैं, संविधान के पुजारी हैं, बाबा साहब के पंचतीर्थों का निर्माण किया है, तो जो दुष्प्रचार उन लोगों ने किया था उस दुष्प्रचार का उनको फायदा मिला है। लेकिन जहाँ तक मैं यह मानता हूँ कि यह मुद्दा केवल समाजवादी पार्टी के द्वारा उठाया जाता है और कुछ हमारे मीडिया के आप सब मित्र उठा देते हैं। बाकी मुझे नहीं लगता है कि ऐसी कोई बात है। पिछले 9 वर्ष से तो मैं स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ उप मुख्यमंत्री के नाते काम कर रहा हूँ। दूसरे हमारे श्री ब्रजेश पाठक जी 2022 के बाद से उप मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। तो हम सब लोग एकजुट होकर के काम कर रहे हैं, लगातार सफलता प्राप्त कर रहे हैं, राजनीतिक दृष्टि से भी, सांगठनिक दृष्टि से भी, और जो भी अभियान आते हैं उनको बहुत योग्य ढंग से आगे बढ़ाने में सफल हो जाते हैं। पॉलिटिक्स में आपका कोई दोस्त है? पॉलिटिक्स में आपका कोई दोस्त है? ये तो अपने आप कोई बता नहीं सकता है, आप लोग बताइए तो उसको, अगर कोई दोस्त है तो उसको सुधार करेंगे। नहीं, दोस्त तो राजनीति में सभी लोग होते हैं। फिर भी कोई खास दोस्त? देखिए, आदर्श होते हैं। जैसे आप राजनीति में हमारे आदर्श अगर कहिए तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, और देश में राजनीति के चाणक्य कहिए हमारे देश के गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी। तो हमारे ये पूरे देश के भाजपा के कार्यकर्ताओं के लिए एक आदर्श भी हैं, मॉडल भी हैं, और उनसे जब सीख करके हम लोग अपने स्तर से जो करना है वो करते हैं तो उसके परिणाम भी बहुत सार्थक होते हैं। आपको क्या लगता है, विपक्ष जिस तरह से काम कर रहा है, जिस तरह से चुनाव की तैयारी कर रहा है, तो वो भाजपा के लिए किसी भी तरह से चुनौती नहीं पैदा करेगा इस बार? नहीं, मुझे नहीं लगता है। देखिए, समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के लिए 2024 में वो मानते हैं कि चुनौती बन गए हैं, लेकिन मैं यह मानता हूं कि अभी 2047 तक सपा, बसपा, कांग्रेस अगर तीनों एक हो जाएं तब भी भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती नहीं है। हम 2027 में 2017 से बड़ी विजय प्राप्त करेंगे, इसको लेकर के हमें कोई संशय भी नहीं है।
हमने देखा देश में बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पे जेनजी की जो वोटिंग जो प्रक्रिया है उससे बहुत सारे चुनाव पलट के रख दिए हैं, बहुत अलग तरीके के परिणाम देखने को मिले। तो बीजेपी का जेनजी को लेकर क्या प्लान है? नहीं, देखिए जेएनजी की जो बात कर रहे हैं आप, तो अभी मैंने आपको गिराया 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, बिहार, पश्चिम बंगाल, आसाम, पांडिचेरी, हम 7 राज्यों में विजय प्राप्त कर चुके हैं लगातार। और 7 राज्यों में विजय प्राप्त करने के बाद ये कह सकते हैं जेएनजी तो बीजेपी के साथ है। मैं आपको कुछ लोगों के नाम बोलूँगी, मैं चाहूँगी आप उनको 2 शब्दों में उनका परिचय, अपनी तरफ से आप क्या सोचते हैं वो बताएं। योगी आदित्यनाथ। नहीं, वो बहुत आदरणीय नेता हैं और संत भी हैं और हमारे मुख्यमंत्री भी हैं। 2 शब्द में अगर कहें 2 शब्द में बहुत योग्यतम यानी सफल मुख्यमंत्री। अखिलेश यादव। अखिलेश यादव विफल मुख्यमंत्री रहे हैं और सफल कभी नहीं हो पाएंगे। राहुल गांधी। श्री राहुल गांधी जी अगर नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस की अगुवाई करते रहेंगे तो बीजेपी को सत्ता से देश में 2047 नहीं, मैं ये कहूँगा कि उसके बाद भी 100 वर्ष तक कोई नहीं हटा पाएगा। अभी मुक्तेश्वरानंद। उनको प्रणाम करता हूँ, आचार्य हैं शंकराचार्य। अतीक अहमद। अतीक अहमद तो अल्लाह मियाँ को प्यारे हो गए, उनकी क्या चर्चा करना। एक बहुत ज़्यादा वायरल रील है जिसमें आप अतीक अहमद पर सर पर बंदूक रख देने वाली एक कहानी बताते हैं, वो आज हमारे ऑडियंस के लिए भी प्लीज़। वो चुनाव में पहली बार मैं विश्व हिंदू परिषद में बजरंग दल का कार्यकर्ता होने के नाते हिंदुत्व की लड़ाई लड़ता था। पहली बार 2004 में मुझे विधानसभा का उपचुनाव लड़ा दिया गया था और उस विधानसभा के उपचुनाव में चुनाव प्रचार वह भी कर रहे थे, हम लोग भी कर रहे थे। तो उन लोगों के पास भी अस्त्र शस्त्र रहते थे, तो हम लोगों के पास भी अस्त्र शस्त्र लाइसेंस ही रहते थे। एक जगह गाड़ी टक्कर खा गई एक हमारे कार्यकर्ता से, उनका कोई गुंडा जो है भिड़ गया, तो मुझे लगा कि आज तो कुछ निर्णायक यहाँ लड़ाई हो जाएगी, युद्ध हो जाएगा। तो मेरे मन में ये आया कि अगर मरना है या मारना है तो किसी ऐसे वैसे क्या मारना। मेरे पास भी लाइसेंसी राइफल थी, मैंने भी अपना निकाला कि अगर मारूंगा तो अतीक अहमद को ही मारूंगा, जेल जाऊंगा तो अतीक अहमद को मार करके ही जाऊंगा। वो परिस्थिति ऐसी बन गई थी। वहाँ तब सामने से नारे लगाने वाले, नारे तस्वीर अल्लाह अकबर, हमारी तरफ से जय श्री राम का नारा लग रहा था। तो वो एक ऐसा माहौल था, उसको कोई इस रूप में लेने की बात नहीं थी। लेकिन उस समय तक मैं राजनीतिक कार्यकर्ता कम बजरंगी ज़्यादा था। एक बहुत ज़्यादा जो हमारी आपकी जो सत्ता की जो बनावट है उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आप क्योंकि संगठन से सीधे भाजपा में आए हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो किसी और पार्टी से आए और फिर वो भाजपा में शामिल हो गए। आप संगठन में कोई डिफरेंस देखते हैं दोनों के व्यवहार में, दोनों के काम में और बाकी चीज़ों में? देखिए, थोड़ा बहुत फर्क रहता है। जो दूसरे दल से भाजपा में आते हैं तो जो दूसरे दल से आए उसका पहले से ही अपनी जिस दल में रहा उसके साथ एक नेटवर्किंग रहती है, उनके साथ उनके समर्थक शुभचिंतक रहते हैं, वह उनको भी हैंडल करते हुए और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ भी अपने को समरस कर सके। यह एक कुछ समय की समस्या होती है, लेकिन कुछ दिनों के बाद सब जैसे भाजपा का कार्यकर्ता काम करता है वैसे फिर दूसरे दलों से बड़ी संख्या में जो लोग आते हैं वह भी भाजपा के कार्यकर्ताओं जैसा काम करने लगते हैं। लेकिन क्या भाजपा को उनको कबूल करने में कुछ परेशानी आती है? देखिए, जिसकी कोई ऐसी बहुत छवि रहती है, अब कोई कहे कि आप मोहम्मद आजम खान को बीजेपी में शामिल कर लो तो हम नहीं करेंगे, क्योंकि भारत माता को डैन कहने वाला व्यक्ति है। मतलब उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ। लेकिन बहुत सारे ऐसे जो दूसरे दलों में हैं, लगता है कि उनकी ऐसी छवि नहीं जिनको लेने से हमारी कोई पार्टी को नुकसान होगा और वो आना चाहते हैं। तो ऐसे कई लोग आए हैं, उनको लिया गया है और जो भाजपा के अनुकूल रहे, भाजपा के रीति नीति और नेतृत्व को स्वीकार करके काम करते रहे, फिर वो भाजपा में लंबी यात्रा करते हैं। और बड़ी संख्या में लोग हैं जो यात्रा कर भी रहे हैं। और उन्होंने अब कई बार मेरी जो दूसरे दलों से आए, मेरी तो बातचीत होती रहती है। जब मैं प्रदेश अध्यक्ष था, बड़ी संख्या में लोग उस समय भाजपा की सदस्यता लिए थे और अब उनसे जब बात होती है तो उन्होंने कहा है कि अब यहीं जिएंगे, यहीं मरेंगे, जो करना है यहीं करेंगे, पार्टी कुछ देगी तो भी करेंगे, नहीं देगी तो भी करेंगे। पिछले दिनों मंत्रिमंडल विस्तार और विभागों का बंटवारा हुआ है, उसे लेकर बहुत सारी
कहानियाँ निकली हैं, आप उसको लेकर कितना संतुष्ट हैं? देखिए, कहानियाँ गढ़ी जाती हैं। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार होता है कि वो अपने मंत्रिपरिषद में किसे शामिल करना चाहते हैं और किसे कौन सा मंत्रालय देना चाहते हैं। इसलिए जो माननीय मुख्यमंत्री जी का अधिकार है, उस अधिकार पर टिप्पणियां करने का काम अगर कोई विपक्ष वाला करता है या कोई सामने वाला करता है, तो मैं यह समझता हूं कि जैसे सपा अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी कोई देरी किए बगैर पत्रकारों से भी तेज वो ट्वीट करने में इस समय बहुत तेजी दिखाते हैं। कोई हर्जा नहीं, विपक्ष में वो कर सकते हैं, लेकिन वह भी मुख्यमंत्री रहे हैं। तो मुख्यमंत्री जो रहा है वो जानता है कि अपने मंत्रिपरिषद में उन्हें किसे लेना है और किसे कौन सा मंत्रालय देना है। ये मुख्यमंत्री के पत्र के आधार पर ही होता है। इसलिए जो मुख्यमंत्री जी का अधिकार है, उस अधिकार पर कोई संवाद का कोई औचित्य नहीं। जो चर्चा है, उस चर्चा में कोई दम नहीं। अच्छा, ये जो बंटवारा है वो जाति के आधार पर हुआ है? ये जो बंटवारा हुआ है मंत्रालय का, और नहीं, जाति के आधार पर नहीं हुआ। मैंने कहा सामाजिक समीकरण का गुलदस्ता। अगर हम अगड़ी जाति, पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति की जो त्रिवेणी है, वो भारतीय जनता पार्टी परिवार से जुड़ चुकी है, लगातार उसका आशीर्वाद और समर्थन मिल रहा है। तो उन समाजों से जहाँ से प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है वो देने का प्रयास किया जाता है। वही विस्तार में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। अगले चुनाव में आप कहाँ से लड़ने जा रहे हैं? जहाँ से पार्टी लड़ाएगी। आपका क्या मत है, आप कहाँ से लड़ना चाहते हैं? हमारे यहाँ मैं उस लेवल का कार्य करता हूँ कि हमें मांगना नहीं है, पार्टी जहाँ बताती है वहाँ से लड़ेंगे। और इस बार हर हाल में कमल भी खिलाएंगे और प्रदेश में तीसरी बार सरकार भी बनाएंगे। तीसरी बार तो भारतीय जनता पार्टी कामन है, तीसरी बार तो हम लोग लगभग जहाँ चुनाव हुए हैं वहाँ हम जीते हैं। हम गुजरात में तो 6वीं 7वीं बार, बिहार में 6वीं 7वीं बार, लेकिन उत्तर प्रदेश में तो तीसरी बार को लेकर के आप मंच पे सवाल जवाब में पूछेंगी तो श्री अखिलेश यादव जी नहीं बताएंगे, लेकिन जब आप मंच पे कोई सवाल जवाब किए बगैर पूछेंगे तब कहेंगे जब हम बिहार और बंगाल हार गए तो यूपी नहीं जीत सकते। ये श्री अखिलेश यादव जी अकेले में स्वीकार कर लेंगे बात करेंगे तो। अगर पार्टी आपको ये चुनने का मौका दे कि आप अगले चुनाव के बाद अपनी पोजीशन चुने, तो आप क्या चुनेंगे? नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हूँ, व्यक्ति नहीं चुनता है हमारे यहाँ, पार्टी ही तय करती है। अगर आपको पार्टी मौका दे? नहीं, ऐसा मौका पार्टी देती ही नहीं है, तो ऐसे काल्पनिक सवाल का जवाब कोई कैसे दे सकता। जब पार्टी और विधायक दल चाहता तब देख सकते हैं। ऑडियंस मुख्यमंत्री या कुछ भी बनने के लिए अगर राजनीति में है तो कुछ बनाने की अगर बात आएगी तो जरूर बनना चाहेंगे, लेकिन ऐसा पार्टी हमारी तय करती है। विधानसभा में जो चुन करके आते हैं वो विधानमंडल दल के सदस्य तय करते हैं। इसलिए ये सवाल भी आपका जरा ऐसा सवाल है जिसका जवाब देना मुश्किल रहता है, लेकिन मैं जवाब कोई सवाल आता है तो ज़रूर देता हूँ। इसी सवाल का जवाब हम लेना चाहते थे लेकिन आपने नहीं दिया। हम ऑडियंस में से 1-2 क्वेश्चंस लेते हैं, प्लीज़ माइक दे देंगे। भाई साहब प्रणाम, मेरा नाम अनिल अग्रवाल है और मैं अनएडेड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। आपसे कई मुलाकातें हो चुकी हैं। एक निजी विद्यालयों की समस्या है राइट टू एजुकेशन को लेके। राइट टू एजुकेशन में सरकार का हमेशा ये रहता है, प्रतिपूर्ति की बात को लेके स्कूलों के ऊपर एक बड़ा दबाव रहता है कि एडमिशन लेना है। और 2013 में एक 450 रुपये की धनराशि तय की गई थी जो बदले में दी जाएगी स्कूलों को रिम्बर्समेंट के लिए, और 13 साल बीत जाने के बाद भी 450 रुपये है, जबकि उसमें एक नियम लिखा है। और आज आपसे उसका जवाब चाहेंगे कि सरकारी स्कूल में खर्च होने वाला प्रति छात्र व्यय या प्राइवेट स्कूल की फीस, इन दोनों में से जो भी कम है वो प्रतिपूर्ति के रूप में दी जाएगी। और इस पर माननीय उच्च न्यायालय ने एक टिप्पणी भी करी और सरकार से हर वर्ष सितंबर में अपने गैजेट नोटिफिकेशन से पर क्लास एक्सपेंडिचर बताने की बात की गई है। तो पहले तो सरकारी स्कूल में प्रति छात्र व्यय क्या हो रहा है और प्रतिपूर्ति की धनराशि ये क्यों नहीं बढ़ाई जा रही है? देखिए, आप निजी क्षेत्र के जो भी विद्यालय चलाने वाले, आप एक नो डाउट सरकारी क्षेत्र से ज़्यादा निजी क्षेत्र अपना दायित्व शिक्षा की दृष्टि से निर्वहन करता है, इसके लिए अभिनंदन करते हैं।
सरकार ने एक व्यवस्था बनाई हुई है 450 रुपये प्रति छात्र के हिसाब से। आपकी अगर कुछ अतिरिक्त डिमांड है तो आप ज्ञापन आदि दीजिए, उस पर विचार जरूर किया जाएगा। भाई साहब, लेकिन हमारी डिमांड नहीं है, एक्ट में लिखा हुआ है, क्योंकि ये केंद्र सरकार का नियम है। हाँ, नियम एक्ट है। एक्ट में सेक्शन 82 रूल 82 बना हुआ है, उसमें यह है कि प्रतिपूर्ति किस आधार पर दी जाएगी। हम लोग डिमांड नहीं कर रहे हैं, वो एक्ट बोल रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार उसको कर नहीं रही है। चलिए इस पर विचार करेंगे। अच्छा संदेशा आपने दिया है, विचार किया जाएगा। थैंक यू जी, जय श्री राम सर। मैं राजस्मृति एक लेखिका हूँ। जितना हम चाहते हैं कि कमल हर जगह खिले, मैं एक साइकिलिस्ट भी हूँ और 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर हम सब सुबह साइकिलिंग करते हैं, वेटलैंड वगैरह जाते हैं। और जैसा कि प्रधानमंत्री सर ने भी कहा है कि हमें फ्यूल बचाना चाहिए, उसको मद्देनज़र रखते हुए जो शहर में जो साइकिलिंग ट्रैक्स है उसकी जो कनेक्टिविटी है वो बहुत कम है। तो इस प्लेटफॉर्म से ये रिक्वेस्ट है कि अगर साइकिलिंग ट्रैक्स को अच्छा कर दिया जाए, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज़ हम देखें CEO तक ऑफिस साइकिल से जाते हैं, तो अगर हमें फ्यूल बचाना है और आने वाली क्राइसिस से जूझना है तो रिक्वेस्ट है कि साइकिलिंग ट्रैक्स को आपका बहुत अच्छा सुझाव है, उसका मैं स्वागत करता हूँ। ट्रैक बनने के बाद कई जगह इस्तेमाल नहीं हुए, लेकिन वर्तमान समय में जो वैश्विक ऊर्जा संकट है, जिसके लिए देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देशवासियों से अपील किया है, और मैं अमर उजाला संवाद के इस मंच से इस बात के लिए सभी प्रदेशवासियों का धन्यवाद भी करना चाहता हूं कि अपील का इतना असर है कि बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिन्होंने, हर घर में अगर ऐसे बहुत सारे परिवार हैं, 5 सदस्य हैं तो 5 4 पहिया वाहन हैं, लेकिन इधर उन्होंने 5 सदस्य हैं तो एक वाहन में बैठ करके सभी ने यात्रा पूरा करने का काम किया है। इसके लिए मैं अभिनंदन करता हूं। लेकिन साइकिल ट्रैक बनना चाहिए। श्री अखिलेश यादव जी कभी कभी समझने लगते हैं कि साइकिल ट्रैक बन रहा है तो सपा की साइकिल का ट्रैक बन रहा है, तो मैं उनको ये जरूर बता देना चाहूँगा, ये सपा की साइकिल का नहीं, अच्छे स्वास्थ्य के लिए। मुझे भी नीदरलैंड जाने के लिए जब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई थी तो जाने का मौका मिला था। नीदरलैंड ऐसा देश है कि अगर कार और साइकिल दोनों एक साथ चल रहे होंगे तो कार साइकिल वाले को पास देने के लिए कार को रुकना पड़ेगा। तो यह देख करके मुझे व्यक्तिगत तौर से बहुत अच्छा लगा। और साइकिलिंग करने से यह भी मैं देखता हूं कि स्वास्थ्य के लिए भी बहुत लाभकारी है, और ऊर्जा संकट जो छाया हुआ उससे बाहर निकलने का भी रास्ता है। आपके सुझाव का स्वागत है। आने वाले समय में ऐसा हम लोग करेंगे। थैंक यू। एक सेकंड। अभी सर बिहार में जब मुख्यमंत्री जी चुनाव हुआ तो आपको संयोजक बनाया गया, और जो केंद्रीय मंत्री थे उनको आपका सह संयोजक बनाया गया, आपको कैसा लगा सर? और एक आपकी समाज में जो छवि है वो ये है कि कोई भी आदमी, जनरल आदमी अगर आपके पास जाता है तो आप एक्शन जरूर लेते हैं, उसका काम कराते हैं, और मैंने खुद को आपको ये चीज़ करते हुए देखा सर। देखिए, ये पार्टी, मैंने कहा कि पार्टी के कार्यकर्ता के नाते जो भी दायित्व दिया जाता है उसको हम लोग पूरा करते हैं। श्री अर्जुन मेघवाल जी भारत सरकार में कानून मंत्री हैं, वो मेरे साथ सह पर्यवेक्षक थे। अब इस समय जो OBC आयोग की अध्यक्ष हैं आदरणीय साध्वी निरंजन ज्योति जी, वह भी सह पर्यवेक्षक थी। मुझे पहली बार विधायक दल का नेता चुनने के लिए पर्यवेक्षक बना करके भेजा था, तो कार्यकर्ता के नाते खुशी तो हुई ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन पार्टी जो कहेगी हम वो करेंगे, ये हमारा संकल्प है। सर मेरा नाम अभिजीत चौबे है, मैं जनरली एक स्टूडेंट हूँ। मैं यहाँ पे इतना तो कैपेबल नहीं हूँ कि मैं ये क्वेश्चन पुट कर सकूँ। मैं किसी भी पार्टी को लेकर के क्वेश्चन नहीं कर रहा, लेकिन जो यूथ पार्लियामेंट चल रहा है उसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि किसी भी इलेक्शन को, किसी भी चुनाव को लड़ने के लिए उनके लिए एक एग्ज़ाम रखना चाहिए। तो क्या आपको लगता है ये सही है? किसी भी एक पार्टी को, किसी भी को अगर चुनाव लड़ना है तो एक एग्ज़ाम पुटअप करे, वो एग्ज़ाम पास करे, उसके बाद से जा करके वो चुनाव लड़े। तो आपको क्या लगता है ये सही है ये क्वेश्चन? नहीं, निश्चित तौर से अगर आपके मन में ऐसा है तो वो भी किया जा सकता है, लेकिन साधारण परीक्षा दे करके कोई चुनाव नहीं जीत पाता है सर। मतलब वह चुनाव में अभी हमारे कानून में इस बात की अनुमति है कि इसकी कोई परीक्षा दिए बगैर भी चुनाव लड़ सकता है। आप भी अगर 25 साल की आयु पूरी कर चुके हैं तो आप भी चुनाव लड़ सकते हो। अभी आपने देखा है कि हमारी मैथिली ठाकुर जो बिहार में 25 साल की उम्र उनकी हुई तो उनको टिकट मिल गया, वो विधायक बन गई, बहुत लोकप्रिय सिंगर हैं। तो ऐसा
आता है समय तो आपको अभी अवसर मिले तो आप भी, लेकिन अभी कानून सबको लड़ने की अनुमति देता है। सर ये तो हम भी मानते हैं कि एक्सपीरियंस मैटर करता है। किसी भी पर्सन के पास अगर एक्सपीरियंस है तो वो काम कर सकता है, लेकिन एक इलेक्शन लड़ने के लिए एक आदमी को एक्सपीरियंस चाहिए। ये मानते हैं वो बहुत पुराने समय से एक पार्टी का कार्य करता है, उसके साथ वर्क करके आगे बढ़ रहा है, लेकिन अगर उसको उसके रिगार्डिंग नॉलेज नहीं होगा तो फिर वो कैसे उस काम को कर सकता है। उसको पता ही नहीं है कि जो हमारे कमेटी में लोग हैं उनको क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कम्युनिटी में क्या क्या ऐसी दिक्कतें हैं। उसका अधिकार जनता के हाथ में होता है कि अगर गलत व्यक्ति आवे तो उसको चुनाव में हरा दे और सही व्यक्ति आवे तो उसको जिता दे। नमस्कार, मैं ज़ेबा चांद। मेरा ये क्वेश्चन है आपसे कि आपकी पार्टी का गोल है कि सबका साथ सबका विकास। क्या हमने देखा कि ग्राउंड लेवल पे महिलाओं का विकास हो रहा है? हम कुछ आंकड़े बताना चाह रहे हैं आपको। 2022 में 3690 रेप के केस आए, 2023 में 3516 रेप के केस आए और 2024 में 3209 और 2025 में ये बढ़ के 4000 हो गया। तो क्या महिलाओं का भी विकास हो रहा है? आपका ये गोल सफल हो रहा है क्या? देखिए बेटा, ये जो बहुत दुखद सब घटनाएं इस प्रकार की होती हैं, हम सबको जो करना चाहिए, जो इस प्रकार के अपराध करते हैं उस अपराधी को पकड़ करके जेल भेजना, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करना, और लगातार हम लोग इस बात का प्रयास करते हैं कि एक अच्छा संस्कार, एक अच्छा माहौल, एक अच्छा वातावरण का निर्माण हो, जिसमें केवल सरकार नहीं कर सकती, उसमें समाज का भी योगदान चाहिए। जब हम अच्छे संस्कार रखेंगे तो इस प्रकार की जो दुखद घटनाएं होती हैं, जो समाज में व्यक्त करना भी मुश्किल होता है, लेकिन जो इस प्रकार का अपराध करेगा उसको मालूम है उसकी कोई रक्षा नहीं कर सकता, उसे कठोर सजा भुगतनी पड़ेगी। लेकिन समाज का आह्वान करते हैं कि इस प्रकार के जो अपराध हैं उन अपराधों से लोग दूर रहें, इसके लिए अच्छे संस्कार देने की आवश्यकता है। ठीक है, बहुत सारे सवाल थे लेकिन समय की कमी है, इससे देखते हुए मैं बस ये कहना समय चाहूँगी। संजय जी पूरा हो गया, अब अगले अभी आओ कई जी एक प्रश्न और लेने कृपया। नहीं सुन नहीं पा रहा हूँ मैं। एक प्रश्न और लेने कृपया। आप सभी से अनुरोध है, अभी कार्यक्रम में अब एक विशेष सम्मान समारोह भी आरंभ होना है, तो समय की कमी के कारण अब सवालों को हम थोड़ा कट शॉर्ट करेंगे। और आज एक विशेष सम्मान समारोह में अमर उजाला संवाद उत्तर प्रदेश के इस भव्य मंच पर अब समय है इस विशेष सम्मान समारोह को आरंभ करने का, जहां सम्मानित किए जाएंगे उत्तर प्रदेश के वो अचीवर्स जिन्होंने अपने उत्कृष्ट कार्यों और उपलब्धियों के साथ प्रदेश को नई पहचान दी है। कल माननीय मुख्यमंत्री अमर उजाला परिवार को ये अमर उजाला संवाद कार्यक्रम के माध्यम से मैं बधाई देता हूँ। शायद मैं बहुत सारे मीडिया प्लेटफार्म के कार्यक्रम में जाता हूँ, लेकिन आपने बहुत बेहतरीन कार्यक्रम किया है, बहुत बड़ी संख्या में लोगों को बुला के कार्यक्रम किया है और लोगों को बहुत कुछ सुनने जानने को अलग अलग क्षेत्र में मिल रहा है। इसके लिए अमर उजाला परिवार समाज सेवा की दृष्टि से भी अच्छा काम करता। मैं सराहना करना मन में बना करके आया था, मैं सोच करके आया था कि मैं सार्वजनिक रूप से बोलूँगा, इसलिए अब